यह वीडियो कमला दास की कविता पर आधारित लेसन का दूसरा भाग है। इसमें जो कविता हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है माई ग्रैंडमदर्स हाउस। यह कविता 1965 में उनके संकलन समर इन कैलकटा यानी कलकत्ता की गर्मी में प्रकाशित हुई थी। किस घर का जिक्र कर रही हैं कमला दास? अंग्रेजी शब्द ग्रैंडमदर, नानी और दादी में फ़र्क नहीं करता है, लेकिन कमला दास की आत्मकथा से और उनकी जीवनी से हमें ये पता चलता है कि कमला दास का अपने ननिहाल से, अपनी नानी के घर से बहुत करीबी रिश्ता था। अपने बचपन का काफ़ी समय उन्होंने अपने नालापत घर, जो केरला के मालाबार प्रांत में स्थित था, वहाँ पर बिताया। संयुक्त परिवार में नानी से करीबी रिश्ता होना बहुत आम बात थी। माँ से भी करीबी रिश्ता था, लेकिन नानी से उतना ही या शायद उनसे कुछ ज़्यादा करीबी रिश्ता था। जैसा कि हम जानते हैं, कमला दास की माँ बहुत प्रसिद्ध कवयित्री थीं, सम्मानित कवयित्री थीं और उनकी जीवनी से ये लगता है कि माँ का बहुत आदर करती थीं, प्रेम करती थीं, लेकिन जितनी करीबी उनकी अपनी नानी से थी, जितना प्रेम का भाव अपनी नानी के साथ था, शायद अपनी माँ के साथ ना रहा हो। इस कविता को हम दो दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। एक तो कमला दास का व्यक्तिगत नज़रिया अपने और अपनी नानी के घर से जुड़ाव को लेकर, और दूसरा स्त्री वर्ग की सामाजिक स्थिति के नज़रिए से भी इसे हम देख सकते हैं। अपनी जीवनी में, जो कि उनकी मित्र ने लिखी, कमला दास लेखिका को बताती हैं कि मेरे लिए मेरी नानी ही प्रेम का प्रतीक थी और बहुत साल बीत जाने के बाद भी वे उनकी एक एक बात याद कर सकती हैं। कहती हैं, such kind eyes she had and shiny black straight hair. She took 2 baths a day and her throat, whenever I nestled close to her, smelled of sandalwood. यानी उनको 40-50 साल की उम्र में भी ये याद रहता है कि उनकी नानी की आँखें कितनी दयालु थीं, उनकी त्वचा कितना चमकती थी और उनके गले से हमेशा चंदन की खुशबू आती रहती थी। अपनी नानी को वो आमम्मा नाम से कहती थीं। बताती हैं कि उन्होंने मेरे लिए पुराण कथाओं के दरवाजे खोल दिए, बहुत से किस्से कहानी बताती थीं और इसके अलावा हर दिक्कत के समय देखभाल करती थीं। कमला कहती हैं, When we were bruised, my grandmother would dip a feather in some medicated oil and paint our bruises with it, and it didn't hurt at all. Such gentleness. यानी हमें जब भी चोट लगती थी तो अमम्मा एक पंखुड़ी जो है किसी खास प्रकार के तेल में डुबाती थी और हमारी चोटों पे लगा देती थी और उसके बाद सारा दर्द खत्म हो जाता था। इतनी दया थी उनमें। तो कमला के लिए नानी, ग्रैंडमदर एक प्रतीक हैं दया का, खूबसूरती का, प्रेम का। और जाहिर सी बात है कि बचपन में ये रिश्ता ज़्यादा करीबी का था। एक घटना में इस रिश्ते की प्रधानता उभर के आती है जब कमला अपने पहले पुत्र के जन्म के बाद ननिहाल वापस जाती हैं। उस समय वे अपने वैवाहिक जीवन से बहुत दुखी हैं। 16 साल की उम्र में माँ बन गई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा अपने शारीरिक परिवर्तन को कैसे संभालें, बच्चे को कैसे संभालें, और इस समय नानी उनकी बहुत देखभाल करती हैं और एक तरह से उन्हें अपने दुख से उबरने का मौका देती हैं, अपनी परेशानियों से जूझने की ताकत देती हैं। तो कमला दास अपनी नानी को बहुत प्रेम से याद करें, ये तो एक नज़रिया हो गया। हम इस कविता को एक और दृष्टिकोण से भी पढ़ सकते हैं।
इस कविता का वाचक I है, यानी मैं। यह मैं एक सामूहिक मैं भी हो सकता है, कलेक्टिव I, जो हर उस स्त्री की मनोस्थिति का विवरण कर रहा हो जो अपने वर्तमान परिस्थितियों से परेशान होकर, दुखी होकर एक पुराने समय को याद कर रही है, जहां उसे कोमलता मिली, दया मिली, प्रेम मिला, और ये सारी भावनाएं उसके आज के जीवन में नहीं हैं। तो पहले कविता को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी नानी का घर। There is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snakes moved. Among books I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change. पहली पंक्ति। There is a house now far away where once, हाउस यानी घर, far away बहुत दूर, once एक समय में, तो घर को याद कर रही हैं इसमें कवियत्री, या बेहतर होगा हम कहें कविता का वाचक। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये स्त्री की मनोस्थिति को दर्शाता है, लेकिन अगर आप इस पूरी कविता में देखेंगे तो इस I का जेंडर, इसका लिंग कहीं भी वो साफ साफ नहीं बताती हैं। तो ये किसी भी मनुष्य के बारे में हो सकती है जो एक बीते हुए समय को लेकर उदास भी है और खुश भी है कि उस समय कितना प्रेम उसे मिला था। तो देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, एक समय था एक घर में जो यहाँ से बहुत दूर था। फार अवे से कमला खाली उस घर से दूरी की बात नहीं कर रही हैं, लेकिन एक बीते हुए समय की भी बात कर रही हैं। हाँ, दो मतलब हैं, एक तो स्थान रूपक कि वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, और दूसरा समय रूपक कि वो समय बहुत बीत चुका है। तो घर सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि एक प्रतिरूप है दूरी का। दो, दूसरी पंक्ति, I received love, that woman died. Received यानी पाना, woman यानी औरत, died यानी मृत्यु। इसमें बीते हुए समय के दो संकेत हैं। दोनों क्रियाएं जो हैं, रिसीव और डाई, दोनों का भूतकाल इस्तेमाल किया गया है। इस पंक्ति में वाचक हमें बताती है कि वो समय पूरी तरह से बीत चुका है। आई रिसीव्ड लव, मुझे प्रेम मिला। दैट वुमन डाइड, और ये प्रेम मुझे एक औरत से मिला, जिस औरत से मिला उसकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरी पंक्ति, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड, भूतकाल का प्रयोग जारी रहता है तीसरी पंक्ति में। विथड्रू माने हट जाना, छुप जाना, पीछे हट जाना। स्नेक यानी सर्प, तो वो घर जो है वो चुप्पी में चला गया और सांप इधर उधर चलते थे। चौथी पंक्ति, अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, बुक्स किताबें, यंग यानी युवावस्था या बचपन। उन किताबों में जो उस समय मैं बहुत छोटी थी। इन दो पंक्तियों को साथ समझें। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड, अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग। घर में
बिल्कुल अब सन्नाटा है। ये जो नालापत का घर है, ये बचपन का घर है जहाँ बहुत सारी खुशी के दिन बीते थे, वहाँ अब एकदम सन्नाटा है और सर्प इधर उधर घूम रहे हैं। सर्प खतरे का प्रतिरूप तो है ही, लेकिन कमला दास के गांव में नाग देवता की पूजा भी की जाती थी, नाग देवता का मंदिर भी था। तो इसे अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें कि जो सांप जिसकी पूजा की जाती थी, तो वो अब बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूम रहे हैं, यानी मंदिर से निकल चुके हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। और इस घर में ढेर सारी किताबें थीं, तो इस वाचक का बचपन किताबों से घिरा हुआ बीता, कहानियों से। किताबों को हम किसका प्रतिरूप मानते हैं? ज्ञान का प्रतिरूप, कहानियों का प्रतिरूप, जिससे हमें खाली ज्ञान ही नहीं होता है बल्कि हमारा मनोरंजन भी होता है। लेकिन कमला ये भी बताती हैं कि मैं इतनी छोटी थी कि ये किताबें भी मैं पढ़ नहीं सकती थी, मतलब ये मुझे सुनाई जाती थी, नानी मुझे इनमें छिपी हुई कहानियाँ, इनमें दी हुई कहानियाँ बताती थी। 5वीं पंक्ति, टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। रीड यानी पढ़ना, ब्लड यानी रक्त, टर्न्ड कोल्ड यानी ठंडा हो जाना, और मून यानी चंद्र। तो इन किताबों को पढ़ने के लिए मैं बहुत छोटी थी और मेरा खून ठंडा हो गया चांद की तरह। किस बात पे ठंडा हुआ? ये समय याद करने की बात पे, यानी कि उस जीवन से भरपूर, खेल से भरपूर घर की इस दशा को याद करके कि अब वहाँ सन्नाटा है, वहाँ सांप घूम रहे हैं, ये बात याद करके मेरा खून ठंडा पड़ गया चंद्र की तरह। चांद शीतलता का प्रतिरूप होता है, चांदनी में ठंडक होती है, लेकिन यहाँ उस ठंडक को अच्छा नहीं माना गया है। वो ठंडक एक उदासी ली हुई है, उस ठंडक में एक डर है कि वो बीता हुआ समय अब फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस पंक्ति में हम देखते हैं कि कमला दास प्रतिरूपों के परंपरागत इस्तेमाल को बदल देती हैं। चांदनी में उन्हें कोई सुकून नहीं मिलता, उन्हें कोई खूबसूरती नहीं दिखती, बल्कि वो उनके डर को, उनकी उदासी को इंगित करती है। 6ठी पंक्ति, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। ऑफन मतलब बार बार, गोइंग जाना। 6ठी और 7वीं हम साथ समझेंगे। 7वीं, there to peer through blind eyes of windows, और peer through माने झांकना, blind यानी अंधा, eyes आंखें, windows खिड़कियां। कितनी बार मैं सोचती हूँ कि वहां जाऊं और देखूं उन खिड़कियों की अंधी आंखों से। पुराने घरों में क्या होता है, खिड़कियां मटमैली हो जाती हैं, उन पे धूल धक्कड़ जम जाता है, और हालांकि खिड़कियों के जरिए प्रकाश अंदर जाना चाहिए घर में, लेकिन इस हाल में खिड़कियां अंधी हो जाती हैं। एक बार फिर हमें एक डर का आभास होता है, एक धुंधलेपन का आभास होता है कि ये जो मेरी पुरानी यादें हैं ये अब धुंधली होती जा रही हैं। मैं बार बार जाने की कोशिश करती हूँ यहाँ। इस पंक्ति में हम जाने का अर्थ अक्षरशः न समझें, बल्कि यूं सोचें कि मैं इन यादों को बार बार अपने मन में जीवित करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन समय के साथ ये यादें भी धुंधली होती जा रही हैं। 8वीं पंक्ति, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। लिसन यानी सुनना, फ्रोजन यानी बर्फीली, जमी हुई। 9वीं पंक्ति, और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ। डिस्पेयर यानी अत्यंत दुख, वाइल्ड यानी, वैसे तो वाइल्ड का मतलब जंगली हुआ,
लेकिन यहाँ हम समझेंगे बहुत गहराई का दुख। पिक एन आर्मफुल ऑफ, पिक यानी उठाना, इकट्ठा करना, आर्मफुल जितना कि एक एक मुट्ठी में आ सके। 8वीं और 9वीं पंक्ति साथ समझते हैं। क्यों जाना चाहती हैं क्यों जाना चाहती हैं वाचक वापस उन यादों में, उस जकड़ी हुई हवा को सुनने के लिए, या अपने गहरे दुख में उठाऊं मुट्ठी भर। मुट्ठी भर क्या उठाना चाहती हैं? अगली पंक्ति 10वीं पंक्ति, डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई। डार्कनेस अंधेरा, ब्रिंग इट लाना, लाए रख देना, और मुट्ठी भर अंधकार लाना चाहती हूं यहां रखने के लिए। 11वीं पंक्ति, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग। बिहाइंड पीछे, बेडरूम सोने का कमरा, ब्रूडिंग यानी बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ। वो चाहती हैं कि वो अंधेरे को लाकर अपने कमरे के पीछे रख दें, जैसे कि कोई कुत्ता कमरे के पीछे पहरा देता है या कमरे के दरवाजे पर पहरा देता है। 12वीं पंक्ति अंत होती है डार्लिंग से, माने मेरे प्रिय। 13वीं पंक्ति, कैन यू that I lived in such a house, and 14वीं पंक्ति, was proud and loved, I who have lost। 12वीं पंक्ति में उनका एक प्रश्न शुरू होता है डॉग के बाद। You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved। और 14वीं पंक्ति में खत्म होता है। बिलीव माने विश्वास करना। तो मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम, तुम्हें विश्वास नहीं होगा ना कि मैं ऐसे घर में रहती थी और गर्वशील थी और मुझे प्रेम मिलता था। और उसके बाद कहती हैं आई हु हैव लॉस्ट, मैं जो सब कुछ खो चुकी हूँ। इसमें ध्यान दें कि 12वीं पंक्ति में डॉग के बाद 3 बिंदु हैं और फिर 14वीं पंक्ति में 3 बिंदु हैं। इसे हम इलिप्सिस कहते हैं और ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब एक रुकने का आभास देने की कोशिश की जाए, जैसे कि डॉग कहने के बाद वाचक कुछ देर चुप हो गया हो और फिर लव्ड कहने के बाद कुछ देर चुप हो गया हो। इस चुप्पी को हम समझ सकते हैं सोच में पड़ना या कुछ ऐसी बात मन में आना जिसके लिए शब्द नहीं है। तो डॉग और यू के बीच में वाचक अपनी बात कह नहीं पा रहा है, और वो इसलिए भी है कि डॉग के बाद अतीत से वर्तमान में परिवर्तन हो रहा है। अभी तक वाचक अतीत की बात कर रहा था, लेकिन अब आज जिसके साथ रह रहा है, जिससे उसे प्रेम की आशा है लेकिन प्रेम नहीं मिल रहा है, उसकी बात कर रही है। You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house। ये cannot believe वर्तमान में लिखा गया है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। तो 14वीं पंक्ति के अंत से शुरू करते हैं जो 15वीं पंक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। I who have lost my way and beg now at strangers' doors to 15वीं खत्म होती है, 16वीं शुरू। Receive love at least in small change। मैं जो सब कुछ खो चुकी हूँ, खोना लॉस्ट, माई वे अपना रास्ता, एंड बेग भीख मांगना, स्ट्रेंजर्स अजनबी, और अब अजनबियों के दरवाजे पर भीख मांगती हूँ। किस लिए, किस चीज़ की भीख? प्रेम की भीख। रिसीव लव एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब छुटकर पैसा। तो यहाँ कमला प्रेम को पैसे के साथ जोड़ देती हैं। पैसा प्रेम का प्रतिरूप बन जाता है कि उन्होंने ज़िंदगी में यही देखा है कि ढेर सारा दो तो थोड़ा बहुत वापस मिलता है, यानी प्रेम बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है प्रेम को पाना। प्रतिरूपों पर ध्यान दीजिए। एक तो चंद्र का प्रतिरूप, दूसरा कुत्ते का प्रतिरूप, और तीसरा प्रेम का पैसे के रूप में, और तीसरा प्रेम और
पैसे के बीच में सामंजस्य बैठाना। ये तीनों प्रतिरूप एक नए तरह से प्रयोग में लाए गए हैं। चांद शीतलता का नहीं, डर का, दुख का प्रतिरूप है। कुत्ता खतरे का नहीं, पहरेदार का प्रतिरूप है। अंधकार भी डर का नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतिरूप है। अगर किसी के कमरे के बाहर एक कुत्ता बैठा हो और वहां पर अंधेरा हो तो कोई भी अनजान व्यक्ति उस कमरे तक नहीं पहुंच सकता है। यानी ये अंधकार और ये पहरेदार जानवर वाचक के लिए सुरक्षा प्रदान कर। अगर इस कविता में हमें 3 या 4 भावों को प्रमुख रूप से समझना हो तो पहला भाव है उदासी का। किस चीज़ की उदासी का? खोए हुए बचपन में जो प्रेम मिला उसको खोने की उदासी। दूसरा भाव है डर का। यह वाचक डरा हुआ है, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है या करता है। कोई उसका ख्याल रखे, कोई उसे अपने संरक्षण में ले। तीसरा भाव है निराशा का कि इस वाचक ने बहुत कोशिश की प्यार पाने की, ढेर सारा प्यार दिया, अजनबियों के दरवाजे पे खटखटाया, लेकिन उसे बदले में थोड़ा सा या ना के बराबर प्यार मिला, स्मॉल चेंज। और चौथा भाव है जगह और समय से जुड़ाव का कि अभी भी बचपन की यादों में मिठास है। बचपन की यादों से ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि उम्र के साथ साथ बचपन की बातें याद करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मन में यह आता है कि वहाँ जाएं, यानी कि उस समय को याद करें और कोशिश करें कि वो समय कभी भूले ना। इस कविता की वाचक व्यक्तिगत उदासीनता के जरिए एक सामाजिक स्तर की टिप्पणी भी कर रही है। वो यह कह रही है कि महिला की दुनिया बहुत छोटी होती है। यदि पति के घर में उसे निराशा मिले तो वो मायके जाती है। पारिवारिक परिप्रेक्ष्य के अलावा उसकी और कोई दुनिया नहीं है। और अगर मायके का सहारा खत्म हो जाए, जैसे कि इस कविता में हुआ नानी के गुजर जाने के बाद, तो उसे अपनी मुश्किलों का समाधान ढूंढने का कोई तरीका समझ में नहीं आता। वो अजनबियों के पास जाती तो है, उनके दरवाजे खटखटाती तो है, लेकिन वहां से भी उसे कोई सहायता नहीं मिलती। वो मायूस ही लौटती है। हर रिश्ते में वही देती जाती है दूसरों को, लेकिन उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता है। तो एक तरह से इसे हम समझ सकते हैं कि वाचक महिला की इस छोटी दुनिया की निंदा कर रहा है कि महिलाओं के पास भी वैसे ही रास्ते होने चाहिए, उनके लिए भी वैसे मार्ग खुले होने चाहिए जो पुरुषों के लिए खुले होते हैं। लेसन का ये भाग यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लेसन में दिए हुए अभ्यास करेंगे।